स्वागत है आपका हमारे चैनल खनवाल क्लासेज में। तो बच्चों, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके हो, इस वीडियो में हम क्लास 7th लर्न वेल सोशल साइंस का चैप्टर नंबर 7 जो कि हिस्ट्री का चैप्टर है, तो इसको हम कम्प्लीटली यहाँ पर समझेंगे। चैप्टर का नेम है बच्चों सोशल चेंजेस मोबाइल एंड सेटल्ड कम्युनिटीज़ की जो समाज में बदलाव हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे कि अलग अलग तरह की जो कम्युनिटीज़ हैं उनका किस टाइप से मूवमेंट हुआ है और उनका सेटलमेंट किस प्रकार से हुआ है। तो यहाँ इस चैप्टर में हम बेसिकली ट्राइब्स के बारे में पढ़ेंगे और उनके मीन्स ऑफ लाइवलीहुड के बारे में भी देखेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आपको बाकी के चैप्टर्स की वीडियो देखना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको प्लेलिस्ट का एक लिंक दिया गया है। उस प्लेलिस्ट में आपके एसएसटी के सारे चैप्टर्स आपको मिल जाएंगे, जिसमें आपके कुछ ज्योग्राफी के हैं एंड हिस्ट्री और सिविक्स सभी के चैप्टर्स हैं। तो चले इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द ट्रिबल कम्युनिटीज़ वर नोन एज आदिवासी। जो ट्रिबल कम्युनिटी होती है उन्हें हम आदिवासी कहते हैं। द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ रिमोट एरिया हिल्स एंड फॉरेस्ट, यानी कि इनके जो रहने का परमानेंट जो एरिया है वो हिल्स या फिर फॉरेस्ट हैं, या तो ये पहाड़ी पे यानी कि माउंटेन्स पे रहते हैं, या फिर हम बोल सकते हैं कि ये जो है फॉरेस्ट में जंगलों में रहते हैं। कौन? आदिवासी। नो, दे हैड देयर ऑन कल्चर, इनका अपना खुद का कल्चर होता है, अपनी लैंग्वेज होती है इनकी, एंड सोशियो रिलीजियस बिलीव्स और आइडियाज़, यानी कि इनके अपने जो है रिलीजियस बिलीव्स होते हैं और इनके अपने आइडियाज़ होते हैं जिनसे कि ये एक तरह से समाज में रह पाते हैं। दे वर यूनाइटेड बाई किनशिप बॉन्ड्स, यानी कि ये किनशिप बॉन्ड्स से एक दूसरे से बंधे हुए होते हैं। किनशिप बॉन्ड्स में एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है इनके बिटवीन। जैसे कि हमारे समाज में हम एक समाज में काफ़ी सारे गोत्र होते हैं, इसी प्रकार ये भी गोत्र से एक दूसरे से बंधे होते हैं। दीज कम्युनिटीज़ वर बेटर नोन एज ट्राइब्स, इन्हें हम ट्राइब्स के नाम से जानते हैं। नाउ इन इंडिपेंडेंट इंडिया, यानी कि अब हमारा देश स्वतंत्र हो चुका है, एंड द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिक्लेयर देम एज रिजर्व कैटेगरी। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें एक रिजर्व कैटेगरी में डिक्लेयर किया है, जिसे हम एसटी कहते हैं। तो ये सारी ही एसटी कास्ट है, उसमें काउंट मतलब एक तरह से आते हैं। एंड प्रोवाइड देम टू बी अपॉर्चुनिटी सो दैट देयर राइट्स आर प्रोटेक्टेड, और इनको ऐसी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की जाती है कि अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सके, मतलब ये भी एक तरह से अपने राइट्स का यूज कर सके। आगे देखते हैं द ट्राइबल सोशल स्ट्रक्चर। ट्राइबल्स का सोशल स्ट्रक्चर कैसा होता है? एज ट्राइबल्स कम्युनिटीज लिव इन द नेचुरल सराउंडिंग, दस दे डिपेंड ओनली मोस्ट ऑफ नेचुरल रिसोर्स, यानी ट्राइबल्स जो होते हैं मोस्टली नेचुरल रिसोर्स पर ही डिपेंडेंट होते हैं। सम वर हंटर्स फॉर फूड गैदर्स, यानी कि कुछ जो होते हैं शिकारी होते हैं, जो कि शिकार करके ही मतलब अपना खाना एक तरह से मतलब लेते हैं। वाइल सम आर नोमेड्स, और कुछ नोमेड्स होते हैं जो कि मतलब खेती करते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं। इन द मेडिवल पीरियड द फॉरेस्ट एंड फास्टर लैंड्स वर क्लियर्ड फॉर एग्रीकल्चर, मतलब मेडिवल पीरियड में एक तरह से जंगलों को इन्होंने खेती के लिए मतलब एक तरह से क्लियर भी किया था। दे हैड टू टेक केयर ऑफ क्रॉप्स एवरी डे, और ये अपनी खेती का मतलब अपनी फसल का रोज़ एक तरह से केयर करते थे। हैंस दे ट्रांसफॉर्म देयर लिव्स फ्रॉम नोमैडिक, और फिर धीरे धीरे मतलब ये तरह से अपने आप को ये नोमैडिक मतलब ये नोमैडिक बन गए, मतलब ये खेती करने लग गए, है ना, एक जगह पर मतलब फिक्स रहने लग गए। ठीक है, तो इन्होंने मतलब रहना सीख लिया था। Some pastoral community either mingled or clashed with other societies. Nevertheless, they possessed their values and ethics and culture and liberty and identity. यानी कि कुछ कम्युनिटीज़ थी जो कि एक तरह से उन्होंने अपने मतलब सोसाइटी को चेंज कर लिया या फिर अपनी सोसाइटी को छोड़ दिया है, तो उन्होंने अपनी वैल्यूज, अपनी एथिक्स, अपने कल्चर को एक तरह से और अपनी आइडेंटिटी को भी खो दिया है, यानी कि उन्होंने अपना हम बोल सकते हैं कि कल्चर चेंज भी कर लिया है। द ट्राइबल्स बेसिकली वर्शिप डिफरेंट गॉड्स ऑफ नेचर, यानी ट्राइबल्स जो लोग होते हैं तो ये अलग अलग इनके गॉड्स होते हैं, मतलब ये ज़्यादातर जो नेचर है, नेचर नेचर में जो गॉड होते हैं जैसे इंद्र है, ठीक है, जिसे हम गॉड ऑफ थंडर यानी कि लाइटनिंग का गॉड हम बोल सकते हैं, तो उनकी पूजा करते हैं। द भील्स बिलीव्ड इन भगवान और शिवा, जो भील होते थे वो भगवान शिवा पर विश्वास करते थे। एंड द नागा ट्राइब्स बिलीव्ड इन नेचुरल फोर्सेज। अदर डेटीज आर गॉड ऑफ फॉरेस्ट माउंटेन्स एंड रिवर्स, और इनकी डेटीज में गॉड ऑफ फॉरेस्ट एंड माउंटेन्स और रिवर्स, यानी कि इनकी एक तरह से पूजा किया करते थे। इन द सोशल ऑर्गेनाइजेशन एन एल्डर बिकम द हेड ऑफ द फैमिली, मतलब इनकी अगर सामाजिक व्यवस्था को देखें तो जो बड़ा होता था वही फैमिली का हेड होता था। एक ग्रुप ऑफ फैमिलीज फॉर्म्ड ए ट्राइब, और बहुत सारी फैमिलीज एक तरह से फैमिली का जो ग्रुप मिलकर एक ट्राइब को बनाता था, या हम बोल सकते हैं कि बहुत सारी फैमिली से मिल के ही एक ट्राइब बनती थी। दे इलेक्टेड
ट्राइबल हेड और ए ट्राइबल काउंसिल। मतलब ये अपने आप में से एक इंसान को हेड चुनते थे। हेड का मतलब है कि उस ट्राइबल कम्युनिटी का हेड चुनते थे। और काउंसिल, ट्राइबल कम्युनिटी मोस्टली लिव इन माउंटेन्स और हिल्स या फिर इन फॉरेस्ट। ठीक है, या तो वो जंगलों में रहते थे या फिर माउंटेन्स पर या फिर हिल्स पर रहते थे। वेयर नो साइन ऑफ द मॉडर्न कल्चर कैन बी सीन, जहाँ पर मॉडर्न कल्चर बिल्कुल भी देखा नहीं जा सकता। यानी कि आजकल हम जो मॉडर्न कल्चर में रहते हैं तो ऐसा कल्चर इनके भी देखने को नहीं मिलता। द स्टडी ऑफ ट्राइबल कल्चर एंड लाइफ स्टाइल इज ए पार्ट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। मतलब ट्राइबल कम्युनिटी के कल्चर को जानने की मतलब उनके कल्चर के बारे में स्टडी करना एक तरह से एंथ्रोपोलॉजी में ही आता है। एंथ्रोपोलॉजी जो कि एक ब्रांच है। देर आर लिमिटेड सोर्स अवेलेबल फॉर स्टडिंग द लाइफ ऑफ ट्राइबल सोसाइटी। मतलब ट्राइबल सोसाइटीज़ के बारे में एक तरह से हम स्टडी कर सकते हैं, बट उनके लिमिटेड सोर्सेज हमें अवेलेबल होते हैं। द ट्राइबल्स हैव मोस्टली लेड एंड आइसोलेटेड एंड नोमैडिक लाइफ। मतलब ट्राइबल्स जो लोग होते हैं एक तरह से आइसोलेटेड लाइफ को ही एक तरह से एंजॉय करते हैं। मतलब इन्हें बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, जिस पर्टिकुलर प्लेस पे रहते हैं, चाहे वो माउंटेन्स हो या फिर ठीक है फॉरेस्ट हो, तो ये वहाँ तक ही आइसोलेटेड होते हैं, सीमित होते हैं। सो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू लर्न अबाउट दैम। तो इनके बारे में ज़्यादा कुछ सीखना बहुत डिफिकल्ट होता है। एज द ट्राइबल्स वर नॉट एजुकेटेड, ट्राइबल्स लोग हैं वो एजुकेटेड नहीं होते हैं। दे डिड नॉट कीप ए रिटन रिकॉर्ड, और ये एक अपना खुद का मतलब एक तरह से रिकॉर्ड, रिटन मतलब लिखा हुआ इनका कुछ रिकॉर्ड नहीं है। ना ही इनको लिखना आता है ना पढ़ना आता है। और नहीं ऑरल ट्रेडिशन पास्ट फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, यानी कि इनमें सिर्फ ऑरल ट्रेडिशन को ही पास किया जाता है। ठीक है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में। ठीक है, ऑरल जनरेशन मतलब सिर्फ कही सुनी बातों को ही फॉलो किया जाता है। वी नो अबाउट द ट्राइब्स फ्रॉम देयर सॉन्ग्स एंड द बैलाड्स पास्ड डाउन फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन बाय वर्ड ऑफ माउथ। यानी कि अपने सॉन्ग्स को, अपने कल्चर को ठीक है अपनी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, और वो पीढ़ी आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफ़र करती है बाय माउथ, यानी माउथ के जरिए। ठीक है, ठीक है, इनके पास कोई लिखित रिकॉर्ड नहीं होता, क्योंकि इनको लिखना पढ़ना आता ही नहीं है, तो कहाँ से लिखित रिकॉर्ड होगा। इट वाज द रिकॉर्ड मेंटेन बाय द स्कॉलर और एंथ्रोपोलॉजिस्ट। मतलब इसका जो रिकॉर्ड है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट एक तरह से रखते हैं, विच इज़ द मेन सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट ट्राइबल्स। ठीक है, जो कि ट्राइबल्स का मेन सोर्स है। यानी कि ट्राइबल्स के बारे में हम एंथ्रोपोलॉजी जो हमारी ब्रांच होती है उसमें से जान सकते हैं। द ट्राइबल्स वर सस्पिशियस ऑफ आउटसाइडर्स एंड दे डिड नॉट इजीली लेट देम इनटू देयर एरियाज ऑफ डेवलपिंग। यानी जो ट्राइबल्स होते हैं वो बहुत ही सस्पिशियस होते हैं। ठीक है, वो आउटसाइडर्स को मतलब बाहर के लोगों को एक तरह से अपनी कम्युनिटी में या फिर अपने अपने एरिया में बिल्कुल भी नहीं आने देते हैं। ठीक है, क्योंकि उनको बाहर की दुनिया का या तो डर रहता है, ठीक है, कि वो उनके कल्चर में कुछ विघ्न उत्पन्न करेगा या फिर कुछ मुसीबतें डालेगा। इसलिए आगे देखते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स। एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैव डिवाइडेड द ट्राइब अकॉर्डिंग टू देयर जियोग्राफिक रीजन। ठीक है, जो हमारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं उन्होंने जो एक तरह से ट्राइबल्स को इनके जियोग्राफिकल रीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है। बाय द लैंग्वेज दिस स्पीक, या फिर लैंग्वेज के अकॉर्डिंग डिवाइड किया है कि ये पर्टिकुलर कौन कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। एंड बाय द रिलीजियस एक्टिविटीज़, और इनकी कुछ रिलीजियस एक्टिविटीज़ के अकॉर्डिंग एक तरह से हमने इनको डिवाइड किया है। आर्ट ऑफ मैनी पेस्टोरल नोमैड्स ट्राइब्स इन इंडिया, सम आर द, जैसे जो हमारे नोमैडिक ट्राइब्स हैं उनमें एक तो है गाडीज, एक है बंजारा, एक है भील, एक है संथाल, एक है गुज्जर। द गोंड एंड द अहुम्स आर द लार्ज ग्रुप ऑफ ट्राइबल्स, यानी गोंड और अहुम्स ठीक है ये एक तरह से ट्राइबल्स के बड़े ग्रुप हैं। मैनी ट्राइबल्स कम्युनिटीज हैड इंडिपेंडेंटली सेट अप देयर किंगडम्स अक्रॉस द सब कॉन्टिनेंट्स। यानी काफ़ी ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ हैं जहाँ जिन्होंने अपना एक तरह से किंगडम सेटल किया है सब कॉन्टिनेंट्स में। बीइंग यूनाइटेड बाय किनशिप बॉन्ड्स, यानी कि इनमें एक किनशिप बॉन्ड्स होता है, मतलब एक भाईचारे का या फिर एक गोत्र का एक तरह से रिश्तेदारी का एक तरह से रिलेशन होता है। सम ट्राइबल्स क्लान्स रोज टू प्रोमिनेंस, दे हैड बिकम पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली पावरफुल बाय द मेडिवल पीरियड। यानी कि कुछ जो है ट्राइबल्स मेडिवल पीरियड के दौरान एक तरह से पावरफुल थे, हर तरह से पॉलिटिकली देखे या इकोनॉमिकली देखे वो अपने आप में पावरफुल थे। देयर रीजन और डोमिनेंस डिफर फ्रॉम द पीरियड और टू पीरियड, मतलब इनके जो रीजन्स हैं, इनके जो एरियाज हैं या इनके जो डोमिनेंस हैं, ठीक है, वो पीरियड टू पीरियड एक तरह से चेंज होते रहे, उनमें कुछ बदलाव होता रहा। ठीक है, मेडिवल पीरियड के बाद वाला पीरियड में सम ऑफ द ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ पर क्वाइट लार्ज, यानी कुछ ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ बहुत बड़ी होती हैं, कुछ छोटी मतलब कम बड़ी होती हैं। ठीक है, हेड कंट्रोल ओवर द लार्ज टेरिटरी, वेरियस स्मॉल ग्रुप्स कंट्रोल्ड स्मॉल टेरिटरीज। यानी कि जो बड़ी ट्राइबल ग्रुप्स होती हैं तो वो एक तरह से लार्ज टेरिटरी पर एक तरह से कंट्रोल करती हैं, और जो छोटे ट्राइबल्स ग्रुप होते हैं वो छोटे एक तरह से टेरिटरी पर कंट्रोल करती है। ड्यूरिंग द 13-14 सेंचुरी द खोकर एंड द घाकर रूल्ड ओवर द पंजाब रीजन। यानी खोकर और घाकर जो कि ट्राइबल्स थे उन्होंने पंजाब रीजन पर रूल किया था। कमल खान घाकर एंड चीफ ऑफ द घाकर ट्राइब्स, जो कि कमल खान जो कि घाकर ट्राइब्स के चीफ थे, रोज टू रैंक द मनसबदार ड्यूरिंग द अकबर रीजन। यानी कि इनको अकबर जो कि महाराजा वो क्या बोलते हैं सुल्तान अकबर थे, उनके यहाँ पर उन्हें मनसबदार बनाया गया था। ठीक है, मनसबदार बहुत एक तरह से प्रतिष्ठित बोल सकते हैं, जो अच्छे लोग होते थे, जो कि राजा के एक तरह से
हाँ, हम बोल सकते हैं कि राजा के बहुत ही घनिष्ठ लोग होते थे, उनको वंशधार बनाया जाता था। द मुगल द मुगल सबड्यूड द पावरफुल लघांज एंड अरगुन्स ऑफ द मुल्तान एंड द सिंध, यानी कि इन्होंने इनको मुल्तान और या फिर सिंध का एक तरह से कुछ सूबेदार वगैरह बनाया था। द नॉर्थ वेस्टर्न रीजन वाज कंट्रोल बाय द बालोचिस, और जो नॉर्थ वेस्ट रीजन था, ठीक है, मुगल टाइम पे, तो वो बालोचिस के द्वारा कंट्रोल होता था। द गाडीज द सेपियार ट्राइब्स लिव्ड इन द वेस्टर्न हिमालयज, ठीक है, सेपियार जो ट्राइब्स थी वो वेस्टर्न हिमालयज में रहती थी। द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ऑफ इंडिया वाज डोमिनेटेड बाय द मेनी लार्ज पावरफुल ट्राइब्स कम्युनिटीज, जैसे नागाज, ठीक है। तो नागाज और अहुम्स, ये एक तरह से ये भी ट्राइबल कम्युनिटी है, बट ये थोड़ी बड़ी ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ठीक है। ये एक तरह से नॉर्थ ईस्ट पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। आगे बात करें हम, देखो, ड्यूरिंग द 12th सेंचुरी सम एरियाज ऑफ द प्रेजेंट डे, जैसे झारखंड और बिहार, ठीक है, उनके कुछ एरियाज हैं जो कि डोमिनेटेड बाय द चेरो चीफ्स, ठीक है। चेरो चीफ्स से मतलब चेरो चीफ्स के द्वारा डोमिनेट थे, मतलब यहाँ पे ये जो ट्राइबल्स थे वो बहुत ज़्यादा एक तरह से नंबर्स में एक तरह से रहा करते थे। इन 1591 दे वर सबड्यूड बाय द राजा मान सिंह, ठीक है, द वैलियंट जनरल ऑफ अकबर, ठीक है। राजा मान सिंह जो कि अकबर के एक तरह से बहुत ही वफादार, एक तरह से हम बोल सकते हैं जनरल थे या सिपाही थे, सॉरी सिपाही नहीं, सेनापति थे ये, ठीक है, फोर्स को संभालते थे। इन स्पाइट ऑफ दिस डिफीट दे वर नॉट फुल्ली वैनक्यूस्ड, मतलब एक तरह से राजा मान सिंह ने 1591 में एक तरह से इन चेरों से एक तरह से वो एक तरह से फाइट किया था, बट ये फुल्ली एक तरह से हम जीत नहीं सके थे, मतलब ये बॉर्न नहीं हो सके थे उनके अगेंस्ट। दे वर फाइनली सबड्यूड द औरंगजेब, फिर उन्होंने एक तरह से इस चीज़ के लिए औरंगजेब को भेजा। दिस रीजन टुगेदर विद बंगाल एंड उड़ीसा वाज डोमिनेट बाय द ट्राइबल्स कम्युनिटीज ऑफ मुंडाज एंड संताल, ठीक है। बंगाल और उड़ीसा का जो एरिया है वो मुंडाज, ठीक है, या फिर संताल जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं उसके द्वारा ही कंट्रोल किया जाता था। आगे देखो, कोली एंड बेरा ट्राइबल्स इनहेबिटेड द हाईलैंड्स ऑफ प्रेजेंट डे महाराष्ट्र, ठीक है। कोली और जो बेरा ट्राइबल्स है एक तरह से महाराष्ट्र के हाई जो लैंड है, तो वहाँ पर वहाँ पर इनका एरिया था। गुजरात रीजन बोल सकते हैं, महाराष्ट्र रीजन बोल सकते हैं, तो वहाँ पर कोली और एक तरह से बेराट, ठीक है, ट्राइब्स का ही एरिया था। ट्राइब्स सच एज मारवाड़्स, ठीक है, बेतार्स एंड कोरागस रूल इन द सदर्न रीजन, और इन जो ये ट्राइब्स थी, ठीक है, मारवाड़्स, बेतार, और इन्होंने सदर्न रीजन में एक तरह से रूल किया था। यहाँ पे ऊपर पिक्चर में जो है भील वुमेन्स को दिखाया गया है, यानी कि जो भील जो ट्राइब्स हैं उनकी जो वुमेन्स थी उनके रहन सहन को या फिर उनके पहनावे को एक तरह से दिखाया गया है। और इस पिक्चर में जो आपको एक मुंडा ट्राइबल्स की जो वोमेन है उसके रहन सहन को दिखाया गया है, वहाँ के कल्चर को दिखाया गया है, और ये संथाल ट्राइबल्स की वोमेन्स हैं उनके कल्चर को दिखाया गया है। आगे देखो, द वेस्टर्न एंड द सेंट्रल रीजन वर डोमिनेट बाय द लार्ज एंड मोस्ट पावरफुल भील ट्राइब, ठीक है, यानी कि इंडिया का जो बेस्ट पार्ट है और हम बोल सकते हैं सेंट्रल पार्ट है, ठीक है, इसमें जो है भील ट्राइब डोमिनेंट थी, मतलब यहाँ पर इनका डोमिनेंट था, मतलब ये ही एक तरह से ज़्यादा संख्या में पाई जाती थी। सम क्लान्स बिगिन्स लीडिंग टू बी सेटल लाइफ ऑफ द पीसेंट और जमींदार्स, फिर धीरे धीरे, ठीक है, पीसेंट और जमींदार्स के जो ग्रुप हैं एक तरह से यहाँ पर 16th सेंचुरी में आकर सेटल होने लगे। हाउएवर अदर वर स्टिल हंटर गैदर्स, सम पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश आर डोमिनेटेड बाय द पावरफुल किंगडम ऑफ गौंड्स, ठीक है। तो जब 16th सेंचुरी में एक तरह से फिशेंट और ज़मींदार लोग यहाँ पर आके सेटलमेंट होने लगे, तो ये जो एरियाज़ हैं जैसे छत्तीसगढ़ है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, आंध्र प्रदेश है, इनमें एक तरह से एक ट्राइबल्स थी जिसे हम गौंड ट्राइबल्स बोलते हैं, जो कि एक तरह से बहुत लार्ज कम्युनिटी है। तो ये पूरा एरिया इनके द्वारा एक तरह से कंट्रोल में रहा था। एक मतलब हम कह सकते हैं कि इस एरिया में यही प्रजाति पाई जाती थी, मतलब यही एक तरह से ट्राइबल्स पाई जाती थी। आगे बढ़ते हैं मीन्स ऑफ लाइवलीहुड कि इनके लाइवलीहुड के यानी कि इनके आजीविका के मीन्स क्या थे, साधन क्या थे, ये अपनी लाइफ कैसे मतलब एक तरह से चलाते थे। तो मोस्ट ऑफ द ट्राइब्स प्रैक्टिस्ड सब्सिस्टेंस फार्मिंग और हंटिंग एंड गैदरिंग, यानी कि जो ज़्यादातर जो ट्राइब्स होती थी या तो वो सब्सिस्टेंस फार्मिंग किया करती थी। सब्सिस्टेंस फार्मिंग एक ऐसी फार्मिंग होती है जो कि एक पर्टिकुलर प्लेस पर की जाती है, उसके बाद में जब वो ज़मीन एक तरह से यूज़फुल नहीं होती तो वो एक तरह से उनके फार्मिंग का जो मतलब प्लेस है वो चेंज कर लिया जाता था, ठीक है। और ज़्यादातर हंटिंग पर डिपेंड होते थे या फिर गैदरिंग पर डिपेंड होते थे, ठीक है। तो ये तीन एक तरह से इनके लाइवलीहुड के साधन थे। सम ट्राइब्स प्रैक्टिस शिफ्टिंग कल्टिवेशन फ्रॉम दिस दे क्लियर्ड ए पैच ऑफ लैंड एंड बर्निंग ऑफ द फॉरेस्ट एंड प्रैक्टिस्ड कल्टिवेशन ऑन इट, यानी कि कुछ टाइप्स होती थी जो कि एक तरह से जंगल को एक तरह से साफ करके और वहाँ पर खेती करने के लिए जगह करती थी, ठीक है। तो वहाँ के जो जंगल थे उनको वो जला दिया करती थी ताकि उनकी राख से एक तरह से मिट्टी अच्छी बन जाए और वहाँ पर वो खेती किया करती थी। आफ्टर ए फ्यू ईयर्स ऑफ कल्टिवेशन, और कुछ समय बाद
ठीक है, साल 2 साल 5 साल वहाँ पर खेती किया करते थे। एंड व्हेन द लैंड लॉस्ट फर्टिलिटी, और जब वो एक तरह से ज़मीन अपनी फर्टिलिटी को लॉस्ट मतलब फर्टिलिटी ख़त्म हो जाती थी उस लैंड की, तो वो एक तरह से चेंज कर लिया करते थे अपने प्रैक्टिस को। ठीक है, दे देन दे क्लियर्ड अनदर पैचेज, मतलब फिर वो किसी दूसरी जगह को जाके साफ किया करते थे वहाँ पर। ठीक है, दोबारा एक तरह से खेती किया करते थे। तो दिस इज ऑल्सो नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। तो इसे हम एक तरह से स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर नाम से जानते हैं। तो ये एक तरह से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अंडरलाइन कर लो। आगे देखो, सम ट्राइब्स वर हंटर्स एंड गैदर्स, दे गैदर्स फॉरेस्ट प्रोडक्ट। मतलब कुछ ट्राइब्स होती थी जो हंटर्स होते थे, शिकार करते थे, या तो वो फॉरेस्ट मतलब के प्रोडक्ट को ही यूज किया करते थे, जैसे हनी है, बेरीज है, या फिर कुछ मेडिसिनल हर्ब्स है। ठीक है, और सोल्ड देम फॉर देयर लाइवलीहुड, और उनको वो बेचा करते थे अपनी जीविका के लिए, आजीविका के लिए। ठीक है, मतलब अपने खर्चे के लिए। Most of the tribes trades few necessities that they lacked such as salt and food grains। यानी कि ज़्यादातर जो ट्राइब्स होती थी, ठीक है, वो या तो नमक वगैरह को बेचा करती थी, या फिर फूड ग्रेन्स से, ठीक है, उनको सॉल्ट किया करती थी, उनका ट्रेडिंग किया करती थी। सम ट्राइब्स लाइक गाडीज और खुराबाबर पेस्टोलॉजिस्ट दे रियर्ड कैटल। ठीक है, ये पेस्टोलॉजिस्ट थे, मतलब इनके पारंपरिक एक तरह से ये कैटल मतलब कुछ जानवरों को पालते थे। एंड मेड देयर लाइवलीहुड फॉर मिल्क एंड मीट, और एक तरह से मिल्क इनका यूज, ठीक है, इन पशु का मतलब इन एनिमल्स का मिल्क यूज करते थे, और इनके मीट को भी ये यूज करते थे। मैनी ट्राइबल्स ग्रुप्स हैड क्रिएटिव एबिलिटी, मतलब कुछ ट्राइबल्स ग्रुप्स में कुछ एबिलिटी होती थी, मतलब क्रिएटिव एबिलिटी होती थी। दे मेड ब्यूटीफुल पेंटिंग्स, ये अच्छी अच्छी पेंटिंग्स बना देते। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट आइटम बनाते थे, जैसे मिट्टी के या फिर, ठीक है, कलरफुल एम्ब्रॉयडरी करते थे। ठीक है, मतलब कपड़े पर एक तरह से डिजाइनिंग वगैरह करते थे। अट्रैक्टिव जो इनके पोल्ट्री प्रोडक्ट्स थे, यानी कि जो इनके मिट्टी के प्रोडक्ट्स थे, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होते थे, क्योंकि उन पर काफ़ी सारे एक तरह से पेंटिंग, ये ब्यूटीफुल डिजाइंस की पेंटिंग करते थे, और फिर इनको वो मार्केट में सोल्ड किया करते थे। तो इस प्रकार से ये उनके लाइवलीहुड के एक तरह से जरिया थे कि अपनी वो ज़िंदगी को कैसे चलाते थे। आगे देखो, नोमैडिक एंड द इटरेंट ग्रुप्स। नोमैड्स आर दोज पीपल हु मूव अबाउट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इन सर्च ऑफ फूड। यानी कि नोमैड्स वो लोग हुआ करते थे जो कि अपने खाने के लिए एक जगह से दूसरी जगह पर, मतलब अपने प्लेस को, शेल्टर को चेंज किया करते थे। अमंग देम द नोमैड्स pastoral communities and intriguing groups are well known. The pastoral communities wander long distance with their cattle, herds or flocks of the sheep। यानी जो पेस्टल कम्युनिटी होती थी वो एक तरह से बहुत ज़्यादा दूर तक, ठीक है, अपने कैटल्स मतलब अपने जो पालतू जानवर थे उनको लेके चलती थी। पालतू जानवर में कुछ भी हो सकता है, वो फेलोज है, खाउज है, शिप्स है वगैरह। ठीक है, दे फीड ऑन देयर एनिमल्स प्रोडक्ट, तो वो अपने एनिमल्स प्रोडक्ट को ही फीड करते थे, जैसे या तो उनका दूध पी लेते थे, या घी निकाल लेते थे, या फिर उनके वूल का यूज करते थे। ठीक है, और उन्हीं सामानों को एक तरह से वो एक्सचेंज करते थे। ठीक है, मतलब सामान के बदले सामान जो है किसी अदर से वो लिया करते थे। ठीक है, दे बाय एंड सेल दीज प्रोडक्ट एज दे मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह पर एक तरह से घूमा करते थे, और ये एक तरह से और एक्सचेंज करते रहते थे। इनको जो भी ज़रूरत होती थी तो उस हिसाब से ये द बंजारा मूव्स देयर caravans और तंदास एंड ट्रांसपोर्ट द गुड्स टू बी लोकल मार्केट टू आर्मी। और बंजारा जो होते थे वो एक तरह से अपने गाड़ियों को लेकर चलते थे, बैलगाड़ी वगैरह होती थी उनकी। तो आगे हैं, देयर बाज अनदर मोबाइल ग्रुप कॉल्ड द एटीनर्स। ठीक है, ये भी एक तरह से मोबाइल ग्रुप्स था, मतलब ये लोग जो थे ये भी मूवमेंट किया करते थे, एक जगह से दूसरी जगह पर घुमा करते थे। विच इंक्लूड आर्टिसंस क्राफ्टमैन्स। ठीक है, इसमें मोस्टली आर्टिसंस होते थे, या तो वो किसी आर्ट मतलब आर्ट से रिलेटेड होते थे, या फिर कुछ क्राफ्ट पर्सन्स होते थे जो कि कुछ चीज़ें बनाते थे। ठीक है, या फिर पैडलर्स होते थे। ठीक है, और एंटरटेनर्स भी होते थे जो कि ट्रैवलिंग करते थे एक जगह से दूसरी जगह पर। ठीक है, अपने ही प्रोडक्ट को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, या फिर अपने आर्ट को डिस्प्ले करने के लिए। ठीक है, हैव यू एवर अटेंड ए सर्कस। जैसे हम सर्कस देखते हैं ना, ठीक है, सर्कस में हम देखते हैं कि कोई अपना अपना जो एक्ट होता है उसी को डिस्प्ले करता है हमारे सामने। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये भी अपने एक्ट को डिस्प्ले करते थे जगह जगह जाके। सम पेस्टल टाइप्स आर आल्सो सेल्स हॉर्स एंड कैटल्स। यानी कुछ पेस्टल टाइप्स होती थी जो कि जानवरों की खरीद वगैरह करती थी। ठीक है, सेलिंग करती थी। और कुछ जो है देवर सेल स्ट्रो, कुछ स्ट्रो मैट्स सैक्स रोप से, ठीक है, ये भी बेचा करती थी गाँवों में जा जाके। तो ये कुछ टाइप्स थी ऐसी। आगे हम पढ़ रहे हैं केस स्टडी जो कि गौंड्स के बारे में है। गौंड्स जो कि एक मतलब से बिग ट्राइब है। ठीक है, काफ़ी बड़ी ट्राइब है, इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। देखो, द गौंड्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड द वेल नोन ट्राइब्स कम्युनिटी। यानी सबसे बड़ी कम्युनिटीज है ये, जो कि सेंट्रल इंडिया में है। द नेम गौंड इज प्रोबेबली डेराइव फ्रॉम द तेलुगु वर्ड गोंडा। ठीक है,
तेलुगु में एक वर्ड है कोंडा, तो ये जो गॉन्ड्स है उसी से ड्राइव किया गया था। कोंडा का मीन होता है हिल, यानी कि जो हिल पर रहने वाले जो लोग हैं उनको गॉन्ड्स कहा जाता था। हिस्टोरिकली द लैंड ऑफ द गॉन्ड्स इज गोंडवाना, ठीक है। मतलब अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें तो गोंड वाला जो लैंड है वो गोंडवाना लैंड है, ठीक है। और ये भी सेंट्रल इंडिया में पड़ता है। नाउ दे आर स्केटर्ड इन एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। धीरे धीरे ये मतलब एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा वगैरह या छत्तीसगढ़ में इनमें फैल चुके थे बाद में, ठीक है। गॉन्ड्स जो ट्राइब्स थे वो ऑफन द गॉन्ड्स आर कॉल्ड द फेस ऑफ इंडियन ट्राइब्स। मतलब गॉन्ड्स को एक तरह से हम इंडियन ट्राइब्स का एक तरह से फेस कह सकते हैं। अब फेस कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, क्योंकि ये सबसे बड़ी ट्राइब थी, ठीक है। तो जब भी आदिवासी का नाम आता है या फिर ट्राइबल्स का नाम आता है तो गॉन्ड्स एक तरह से सामने दिखता है। बिकॉज ऑफ देयर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, यानी कि इनकी पॉपुलेशन की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है। द गॉन्ड्स रूल इन 4 किंगडम्स, ठीक है। गॉन्ड्स ने 4 किंगडम्स में रूल किया था। एक तो है गृहमंडेला, ठीक है, चंस हैं, खेरला है और देवगढ़। विथ ओवर 4 मिलियन पॉपुलेशन दे आर लार्जेस्ट ट्राइब्स इन सेंट्रल इंडिया। मतलब हमारे इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब्स है गॉन्ड्स। तो गॉन्ड्स कैन बी फाउंड इन ऑलमोस्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट ऑफ द एमपी। मतलब गॉन्ड्स जो है एमपी की सारी डिस्ट्रिक्ट्स में फाउंड होता है। सब जगह गॉन्ड्स लोग पाए जाते हैं। देयर आर 2 इंपॉर्टेंट रिलीजियस देयर कंसंट्रेशन, नैमली सेंट्रल मध्य प्रदेश एंड सदर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़, जो कि बस्तर, ठीक है, बस्तर वाला पार्ट इनके मेन पार्ट थे जहाँ पर ये मैनली पाए जाते थे गॉन्ड्स लोग। देर आर मोर देन 20% ऑफ द गॉन्ड्स इन छत्तीसगढ़ एंड बस्तर डिस्ट्रिक्ट। मतलब 20% तो सिर्फ छत्तीसगढ़ की बस्तर जो डिस्ट्रिक्ट है उसी में है। विद इन 3 मैन सब कास्टेस मारिया, मुरिया एंड डोरला। मतलब ये जो गॉन्ड्स की ही एक तरह से सब कास्ट है ये तीनों, तो ये एक तरह से बस्तर छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है। इन द पास्ट गॉन्ड्स हैड बुल्ट मैनी लेक्स टेम्पल्स, ठीक है, पैलेसेज। दे आर एंटर्ड इनटू, ठीक है, मैट्रिमोनिकल अलायंसेज विद द चंदेल्स। यानी गॉन्ड्स जो लोग थे, ठीक है, चंदेल जो शासक थे या फिर चंदेल जो एम्पायर थे उनके साथ में इनके काफ़ी वैवाहिक संबंध भी हुए थे। और कुछ राजपूत राजाओं के साथ में द गॉन्ड्स क्यून दुर्गावती, ठीक है, गॉन्ड्स में एक क्यून थी दुर्गावती। तो बाजे चंदेला प्रिंसेस हु मैरिड द गॉन्ड प्रिंसेस दलपत। तो दुर्गा जो पति थी वो चंदेलों की राजकुमारी थी, ठीक है, जिन्होंने गौंड नरेश दलपत सिंह से शादी की थी। वैन ही डाइट रानी दुर्गावती रूल टू गौंड मंडेला किंगडम। और जब दलपत सिंह की डेथ हो गई थी तो रानी जो दुर्गावती थी उन्होंने गौंड मंडेला, ठीक है, गौंड मंडल बोल सकते हैं, गोंडवाना जो किंगडम थी उस पर एक तरह से रूल किया था। ब्याप और हर माइनर सन, ठीक है, इसका जो बच्चा था जो छोटा था एक तरह से, तो उसके ब्याप से ये इन्होंने रूल किया था। इन 1564 सी डाइड इन द बैटल ऑफ डिफेंडिंग ऑफ द किंगडम अगेंस्ट द मुगल्स। तो 1564 में, ठीक है, मुगल्स के मतलब अगेंस्ट बैटल में ये खत्म हो गई थी। आगे बात करें लैंग्वेजेज की, तो द गॉन्ड्स स्पीक गोंडी, ठीक है, गॉन्ड्स जो लोग हैं वो गोंडी एक तरह से लैंग्वेज को बोलते हैं। एंड गोंडी जो लैंग्वेज है वो रिलेटेड है तेलुगु, कन्नड़ा एंड अदर ट्रेबियन लैंग्वेजेस से। और ये हिंदी और मराठी भी एक तरह से बोल लिया करते थे। ऑक्यूपेशन की बात करें तो एग्रीकल्चर जो है इनका मेन ऑक्यूपेशन रहा था गॉन्ड्स का। और सम ऑफ द गॉन्ड प्रैक्टिस अदर ऑक्यूपेशन एज। और एग्रीकल्चर के अलावा जो इनके अदर जो ऑक्यूपेशन है वो है कैटल रियरिंग, यानी कि जानवरों को पालना या फिर हंटिंग करना या फिर फिशिंग करना, ठीक है। सम गॉन्ड्स अन बाय द, मतलब कुछ गॉन्ड्स लोग हैं जो कि वो भी अर्निंग करते थे, ठीक है, यानी कि कुछ गॉन्ड्स लोग क्राफ्ट्समैन भी होते थे या फिर जैसे रस्सियाँ हैं, बास्केट है, ठीक है, तो रस्सियाँ बास्केट वो बनाते थे बैम्बू की। तो ये उनके ऑक्यूपेशन होते थे। मतलब कहने का मतलब क्या, ऑक्यूपेशन में सब तरह के लोग होते थे। कुछ खेतीबाड़ी करते थे, कुछ कैटल रियरिंग करते थे, कुछ हंटिंग करते थे, ठीक है, कुछ क्राफ्ट पर्सन भी होते थे। और सोसाइटी की बात करें तो देयर होम्स वर जनरली स्मॉल एंड मेड ऑफ द मड एंड टैच। मतलब इनके जो घर है या तो वो, या इनके घर बहुत छोटे होते थे या तो मिट्टी के बने होते थे या फिर घास फूस के बने होते थे। दे लेड ए सिंपल लाइफ, मतलब ये अपनी सिंपल ज़िंदगी जिया करते थे। दे मोस्टली फॉलोड बाय द पंचायत सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इनमें भी पंचायत सिस्टम एक तरह से चलता था। और अगर हम यहाँ की फूड की बात करें तो द स्टेबल फूड ऑफ गॉन्ड्स मिलेट, ठीक है, गॉन्ड्स का जो फेवरेट फूड होता था, मतलब स्टेबल फूड जो यहाँ पर मिलता था उनमें मिलेट है एंड वाइल्ड वेजिटेबल्स राइस है, ठीक है। और ये ऑकेजन मतलब वेजिटेबल राइस वगैरह ये कोई त्योहार वगैरह होते थे तो बनाते थे। दे आर आल्सो डिपेंड ऑन एनिमल्स ऑफ फूड। बाकी के ये एनिमल्स की फूड पर ही डिपेंड होते थे। अगर रिलीजन की बात करें तो ये हिंदू होते थे गॉन्ड्स, ठीक है। और ये हिंदू के जो कस्टम्स थे या रिचुअल थे उनको फॉलो करते थे, ठीक है। परसापेन इक्लान डेटी, ठीक है, परसापेन इनकी एक डेटी थी, स्पेशल फीचर ऑफ गॉन्ड ट्राइब। दे आल्सो वर्शिप गॉडीज, ठीक है। मरारई मतलब इनकी जो एक तरह से कुल देवी होती थी तो वो उसकी पूजा करते थे, दंतेश्वरी, जनानी एंड गॉड भीम सैन। दे आल्सो जनरली सुप्रेस्ड एंड हैव रिजिस्ट टू कंडक्ट रिलीजन सेरेमनी। यानी कि ये धार्मिक जो है उत्सव वगैरह बनाते थे। और ये एक तरह से दे बिलीव इन एनिमल सेक्रीफाई, और ये मतलब, ठीक है, एनिमल्स पशु की बलि देने में भी विश्वास करते थे। बात करते हैं फेस्टिवल और कस्टम्स की, तो गॉन्ड्स लोग जो है नागपंचमी है, ठीक है,
और पोला पोला एक होती थी, मतलब कैटल फेस्टिवल होता था, तो ये उन्हें मनाते थे। दशहरा भी एक तरह से इनमें मनाया जाता था, ठीक है, जिसमें वो सॉन्ग भी एक तरह से गाते थे और डांस भी करते थे। अगर उनकी बात करें उनके गाउन्स की सोसाइटी के बारे में, तो किंगडम सबसे बड़ी होती थी। किंगडम्स में एक तरह से ग्रह होते थे, ग्रह में 84 विलेज होते थे, 84 विलेज के अंतर्गत 12 विलेज होते थे, 12 विलेज के अंतर्गत विलेज होता था। यानी कि एक तरह से असेंडिंग ऑर्डर था, ये एक तरह से डिसेंडिंग ऑर्डर था इनकी सोसाइटी का। आगे बात करते हैं अहुन्स के बारे में। गौंड के बारे में हम पढ़ लिए, गौंड भी एक तरह से बहुत बड़ी ट्राइब्स थी। अब एक और ट्राइब्स के बारे में पढ़ते हैं, वो है अहुन्स, ठीक है। द अहुन्स ए ट्राइबल ग्रुप ऑफ द ईस्टर्न इंडिया, तो ये जो है ईस्टर्न इंडिया का ट्राइबल ग्रुप है। कंट्रोल लार्ज पार्ट ऑफ द ब्रह्मपुत्र वैली, जिन्होंने ब्रह्मपुत्र वैली के काफ़ी बड़े पार्ट को एक तरह से घेर रखा है। द अहुन्स एस्टेब्लिश देयर किंगडम इन द पार्ट्स ऑफ द प्रेजेंट डे आसाम है, ठीक है। तो इन्होंने अपनी किंगडम को एक तरह से आसाम में एस्टेब्लिश किया था। और इन 1220 जो है सी में दे वर descendants of San dynasty in China and branch of the tribe of the present day म्यांमार। मतलब ये एक तरह से चाइना की जो सान डायनेसिटी थी, ठीक है, तो अहुन्स उनसे भी बिलोंग करते थे और म्यांमार से भी बिलोंग करते थे। दे रूल इन आसाम फॉर नियरली 600 ईयर्स, और इन्होंने आसाम में रूल किया था काफ़ी दिनों तक। द स्टेट ऑफ द आसाम बिलीव टू बी डराइव इट्स नेम अहुन्स डायनेसिटी, मतलब आसाम स्टेट के द्वारा ही एक तरह से इनका नाम जो है अहुम, ठीक है, बाद में जाना गया था। अब अहुन्स जो किंगडम्स है उसके फाउंडेशन के बारे में बात कर लेते हैं। अहुन्स वन इनहेबिटेड सम पार्ट्स ऑफ द मंगोलिया एंड नॉर्दर्न चाइना, मतलब नॉर्थ चाइना में या फिर मंगोलिया में एक तरह से ये रहते थे। और इनका जो ज़्यादातर पार्ट है वो एक तरह से चाइना में यूहान तक फैला हुआ था, और हम बोल सकते हैं बर्मा तक भी एक तरह से फैले हुए थे। मतलब यहाँ तक जो है ये इस मतलब किंगडम के लोग रहा करते थे। देवर फॉर्म्ड ए नंबर ऑफ द स्मॉल स्टेट्स। द मोस्ट वेल नोन स्टेट वाज, ठीक है, मोंगमाओ, ठीक है, मोंगमाओ इनका एक तरह से स्टेट था जिसमें ज़्यादातर रहा करते थे। एंड इन द कोर्स ऑफ टाइम द स्टेट वाज डिवाइड इनटू टू, एक तो है मुंगी मुंगी मुंगराम, एक है मौलुंग। मतलब ये जो स्टेट था ये दो स्टेट्स में डिवाइड हो गया था, ठीक है। मौलुंग इज नदन बर्मा एंड अहुन्स अंडर सुकप्पा माइग्रेटेड आसाम, ठीक है। मतलब जो मौलुंग था वो एक तरह से बर्मा में चला गया था, और जो अहुन्स थे, ठीक है, वो आसाम में एक तरह से माइग्रेट हो गए थे। मतलब वहाँ पे बर्मा से एक तरह से आसाम में आ गए थे। इन द ईयर ऑफ 1215 CE सुकप्पा लेफ्ट मौलुंग्स फॉर आसाम, मतलब जो सुकप्पा ट्राइब मतलब एक तरह से जाति थी, उन्होंने आसाम को लेफ्ट कर दिया विद हिज फैमिली एंड फॉलोवर्स द सोल्जर। एंड आफ्टर द वैंडरिंग ऑफ अबाउट 13 ईयर्स द हिली एरियाज, मतलब इन हिली एरियाज में 13 साल तक इन्होंने घुमाकर की तरह जीवन यापन किया। एंड द एंटर्ड ब्रह्मपुत्र वैली, और धीरे धीरे ये 1228 में ब्रह्मपुत्र वैली में एंटर्ड हो गए। ही फॉलोड द कोर्स ऑफ द, तो ये धीरे धीरे एक तरह से दियांग रिवर के जो आसपास का एरिया है, ठीक है, उनके पास पास ही एक तरह से रहने लग गए। ही अराइव्ड द एट अभयापुरी इन 1236 वेयर द स्टेट फॉर ए फ्यूअर्स, मतलब ये अभयपुरी में आ पहुँचे थे और वहाँ पर 1236 में आ पहुँचे थे। वहाँ पर इन्होंने कुछ साल स्टे किया, मतलब वहाँ पर रहे, ठीक है। और इसके बाद फाइनली 1253 CE में, मतलब 1253 ईस्वी में सुकप्पा अराइव्ड एट चराइदो एंड एस्टेब्लिश इन द हिज कैपिटल, ठीक है। चराइदेव एक तरह से इन्होंने अपनी कैपिटल चराइदेव को बना लिया। दिस वाज द फर्स्ट कैपिटल ऑफ अहुन्स, ठीक है। द अहुन्स क्लेम्ड एट दैट रॉयल्टी वर फ्रॉम द डिसेंट्स ऑफ द लैंगडन ऑफ द इंद्र एंड द हिंदू, मतलब एक तरह से जो इंद्र और हिंदू, ठीक है, इनका एक तरह से क्लेम एक तरह से रॉयल्टी वसूला करते थे लोगों से। आगे देखते हैं किंग सुकप्पा। सुकप्पा हैड ए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी, मतलब सुकप्पा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनैलिटी वाले आदमी थे। बाई डेंट ऑफ द करेज ऑफ द perseverance, relent relentless energy and the foresight, he led to the foundation of the one of the strongest kingdom in the northern या नॉर्थ ईस्ट रीजन, मतलब नॉर्थ ईस्ट रीजन में इन्होंने एक तरह से किंगडम को फाउंड किया था, फाउंडेशन किया था। और एक तरह से ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन थे, ठीक है, जिससे हम बोल सकते हैं कि बहुत दूरदर्शी आदमी थे, ठीक है, आगे की सोच रखते थे और इनका साहस भी बहुत अच्छा था, मतलब ये साहसी थे, ठीक है। और सुकप्पा वाज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर, सुकप्पा जो थे एक तरह से एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन भी था इनका, तो ये अच्छे मतलब एक तरह से प्रशासनिक व्यवस्था को भी संभालने में माहिर थे ये, ठीक है। चलो अब आगे पढ़ते हैं द अहुन्स किंगडम एंड आफ्टर सुकम्मा,
ठीक है, मतलब सुकप्पा की जो डेथ हो गई थी उसके बाद में जो अहुन्स किंगडम थे, ठीक है, उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो 1268 में जो है सुकप्पा ख़त्म हो गए थे, एंड उसके बाद में काफ़ी जो है किंग्स वगैरह आए थे, ठीक है, और उन्होंने उनमें से एक था सुंदन, ठीक है, सुंदन गप्पा, जिन्होंने मतलब इसका स्थान लिया था सुकप्पा का, और 1397 तक ये एक तरह से उस उन्होंने शासन किया था, ठीक है। ही बॉट सेवरल ब्राह्मण फैमिलीज टू द कैपिटल एंड स्टार्टेड टू वर्शिप ऑफ सालग्राम विष्णु। फिर ये एक तरह से ब्राह्मण्स फैमिली को लेके आए थे और एक तरह से इन्होंने विष्णु भगवान की पूजा आराधना की थी। 10 बाइल हिंदूज बाज इंट्रोड्यूस इन आसाम। तो इन्हीं के टाइम से एक तरह से आसाम में हिंदूज में एक तरह से स्टार्ट हो गया था, मतलब हिंदू लोग रहने लग गए थे, ठीक है, और धीरे धीरे एक तरह से आसाम भी हिंदुओं के जैसा बन गया था। आगे पढ़ते हैं। इन्होंने काफ़ी मतलब एक तरह से अहुन्स स्टेट में काफ़ी ज़्यादा मतलब डेवलपमेंट किया था, तो उसके बारे में बताया गया है। आगे चल के धीरे धीरे जो अहुन्स किंगडम है, मतलब जो किंगडम थी वो काफ़ी एक्सटेंड हो चुकी थी, मतलब आसाम से लेकर अरुणाचल जो हिल्स है वहाँ तक वो फैल चुकी थी। एंड इन्होंने मतलब एक तरह से फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स है जैसे एलिफेंट्स है और मिनरल्स है, ठीक है, बेरिंग सॉल्ट्स है, इन सब का एक तरह से ट्रेड किया था, और इस ट्रेडिंग के ही मतलब एक तरह से इन्होंने अपनी डेवलपमेंट में काफ़ी एक तरह से सक्सेस एक तरह से हम बोल सकते हैं, काफ़ी सक्सेस इन्हें मिली थी और इन्होंने काफ़ी विकास किया। आगे बढ़ते हैं। इंटरजेक्शन एंड चेंजेस इन ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है। देखो अहुन्स है और गौंड्स है, तो यही दो बिग ट्राइबल्स थी। बाय द मेडिवल टाइम इंटरेक्शन बिटवीन द ट्राइबल्स एंड द नॉन ट्राइबल कम्युनिटीज हैड इंक्रीज रिमार्केबल। तो धीरे धीरे जैसे हमने अभी अहुन्स को पढ़ा था कि हिंदुओं का एक तरह से वहाँ से वर्चस्व स्टार्ट हो गया था, तो धीरे धीरे एक तरह से मतलब ट्राइबल्स कम्युनिटीज़ और हिंदुओं में थोड़ा होता ही है, ठीक है, मतलब डिफरेंस उनके कल्चर का। सेवरल ट्राइब्स मिंगल्ड इनटू हिंदूज, मतलब काफ़ी जो ट्राइब्स है वो एक तरह से हिंदू बन चुकी थी, हिंदू सोसाइटी को अपना चुकी थी। एंड मैनी बिकम्स फ्रेंड्स ऑफ रूलर डिफरेंट स्टेट्स, और कुछ ट्राइब्स जो थी अलग अलग स्टेट्स के हिसाब से फैल चुकी थी, उनमें काफ़ी जागरूकता गई थी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आदिवासी है, भील है, बिकम एलिस ऑफ द राजपूत रूलर्स, ठीक है, मतलब राजपूत रूलर्स की टच में आ गई थी आदिवासी लोग, ठीक है। एंड कल्चर एंड द ट्रेडिशन ऑफ आदिवासी पास्ट इनटू द मेन स्ट्रीम सोसाइटी, और आदिवासी के कल्चर और ट्रेड्स एक तरह से मैन मतलब सोसाइटी में फैल चुके थे। तो मतलब भाई दो अलग अलग हम बोल सकते हैं कम्युनिटी के लोग एक साथ रहेंगे तो सिंपली इस बात है कि वो अपने एक दूसरे के कल्चर्स को अपनाएंगे ही, तो ऐसा ही कुछ यहाँ पर देखने को मिला था। द ट्राइबल्स आल्सो गॉट एडवांटेज ऑफ द दिस इंट्रैक्शन, और ऐसा नहीं है कि भाई ट्राइबल्स से ही एक तरह से अदर कम्युनिटी को इसका फ़ायदा हुआ था, ठीक है, दोनों में ही कुछ मतलब एक्सचेंज हुआ था कल्चर का। स्लोली दिस एलिट्रियन structure started to change into hierarchy of the groups arranged into the order of importance. There was adaptation of the many Hindu beliefs and practiced by the tribals as well as ancestor worship, मतलब काफ़ी एक तरह से हिंदुओं के बिलीफ को या उनके प्रैक्टिस को एक तरह से ट्राइबल्स में एक तरह से अडॉप्ट किया गया था। और द वर्शिप ऑफ द फर्टिलिटी गॉड एंड गॉडीज वर एडोप्टेड बाय हिंदू, और कुछ मतलब आदिवासियों के जो गॉड और गॉडीज थे उनको भी हिंदुओं के लोगों के द्वारा एक तरह से अडॉप्ट किया गया था, ठीक है, मतलब कुछ उनका हमने सीखा, कुछ हमारा उन्होंने सीखा। सम ट्राइब्स अडॉप्टेड वेरियस ऑक्यूपेशंस, ठीक है, कुछ ट्राइब्स ने हमारी ऑक्यूपेशन स्किल्स को सीखा, कुछ हमने उनके ऑक्यूपेशन स्किल्स को सीखा, ठीक है, तो इस प्रकार से ये चलता रहा। फिर आगे जाके जो ट्राइब्स हैं वो कास्ट में डिवाइड हो गई, कास्ट सिस्टम आ गया, ठीक है, और कास्ट फिर आगे जाके जाति में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, फिर वर्ण आ गए। दे हैड डेवलपमेंट expertise in their skills. Some of these tribal clans become powerful and were considered as Rajput, ठीक है। They extend their kingdoms with the help of enormous wealth and power। तो उन्हीं में से कुछ ट्राइबल्स थे जो कि बाद में जाके राजपूत बन गए, इन्होंने अपनी एक तरह से वेल्थ को, अपनी पावर को एक तरह से एक्सटेंड किया था। मैनी अदर ट्राइबल्स फॉलोड देयर फुट स्टेप, मतलब और भी बाकी ट्राइबल्स थी, उन्होंने भी इनके मतलब कदम इनके कदमों को फॉलो किया, और बिकमिंग अ रूलिंग क्लास एंड हायर इन द हायरार्ची, और वो भी एक तरह से अच्छी क्लास के लोगों में शामिल हुई। सम ट्राइब्स इन नदन नॉर्थ वेस्टर्न रीजन
एम्ब्रेस्ड इस्लाम, कुछ टाइप्स थी नॉर्थ की, तो उन्होंने इस्लाम को एक तरह से अपनाया। एंड वाइल स्टिल अदर बिकम्स एक तरह से एग्रीकल्चरिस्ट, मतलब कुछ टाइप्स थे जो कि एग्रीकल्चरिस्ट बन गए, मतलब उन्होंने खेती को अपनाया। तो इस प्रकार से ये जो ट्रैवल्स वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको ये चैप्टर थोड़ा बहुत क्लियर हुआ होगा। अब इसके क्वेश्चन आंसर्स के बारे में देखेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जिसका लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।